नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजय कुमार और अपने चैनल सुजय एजुकेटर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, किसी भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जीके आता है तो बस हमारे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। रेगुलर हम एनटीपीसी और ग्रुप डी का, जैसे कि आपको मालूम हुआ कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का डेट आ चुका है दोस्तों, जो कि मुश्किल से अब आप 80 डेज़ बचा हुआ है। तो उसमें हम लोग रोज़ सुबह 10 बजे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस साइंस के डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में इससे क्वेश्चन लड़ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन, और ये इस सेशन का 15th पार्ट है दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग 15वां पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी टाइम को गए हुए, सुबह का 10 बज चुके हैं और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग के विकास सबसे अधिक क्षमता होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों स्टेम सेल। क्या कहते हैं? स्टेम सेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होती है? जो वसा होती है फैट, ठीक है, उस मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होती है, मतलब कहाँ एकत्रित होती है? तो वो त्वचा के नीचे, ठीक है, स्किन के नीचे संग्रहित होती है। ठीक है। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? कपास का जो रेशा होता है दोस्तों, वो पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो पौधों के जो बीज होते हैं उनके भाग में कपास के रेशे पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नॉर्मल बोल लॉग। नॉर्मल बोल लिख दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर बोल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर होगा नॉर्मल बोल लॉग, ये होता है ना, ठीक है, नॉर्मल बोल लॉग। इनको जाना जाता है दोस्तों आपका हरित क्रांति के लिए, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए इनको जाना जाता है, नॉर्मल बोल लॉग को। लकड़ी का पुडोलिसिस, पुडोलिसिस नहीं, पायरोलिसिस, पायरोलिसिस, ठीक है, पायरोलिसिस जो होता है वो करने पर क्या उत्पन्न होते हैं? तो उत्पन्न होता है दोस्तों आपका चारकोल गैस होगा और तेल उत्पन्न होगा, ठीक है, जब लकड़ी का पायरोलिसिस करेंगे तो। नेक्स्ट है कि रस्ट रोग से मुक्त किस फसल को प्रभावित करता है? ये जो रस्ट रोग होता है वो किस फसल को प्रभावित करता है? तो वो करता है गेहूं को दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग रोज डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ? ये जो आरएच फैक्टर होता है, आरएच फैक्टर में होता है, आरएच फैक्टर ये आपका जो डीएनए होता है उसमें ये आरएच फैक्टर के जो जीन द्वारा ये इसको कैरी करता है और इसमें कुछ फंक्शन होता है दोस्तों, ठीक है। तो आरएच फैक्टर पद जो है वो बंदर के नाम पर इसको उत्पन्न किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन कर सकता है? उसमें रक्त नहीं होगा यानी ब्लड नहीं होगा, फिर भी वह श्वसन कर सकता है, उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा, तो होता है हाइड्रा, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो नाखूनों और बालों में उगने वाले जो ऊतक होते हैं उनको कहा जाता है क्रेटिनोफिलिक। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रेटिनोफिलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम कर दिया जा सकता है? किसी द्रव का अगर हम क्वथनांक जो होता है, ठीक है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? तो हम उसका जो दाब होता है उसको अगर हम कम कर देंगे तो उसका जो क्वथनांक होगा वो कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं, सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किस में रूपांतरित हो जाता है? ठीक है, तो ये रूपांतरित हो जाएगा दोस्तों आपका शीशा में। जितने भी सब रेडियो एक्टिव होते हैं अल्फा बीटा और गामा, वो किस में बाद में आपका रूपांतरित हो जाते हैं? आपका शीशा में हो जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि आपेक्षिकता विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, किसने दिया था? इन्होंने नहीं, किसने दिया था? तो वो दिया था आपका आइंस्टीन ने। किसने दिया था दोस्तों? आइंस्टीन ने। चलिए आगे बात करते हैं कि ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर दीवारों पर किसका लेप लगाया रहता है? ठीक है, ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर जो दीवारों पर लेप लगाया हुआ रहता है वो किसका लेप लगाया रहता है? तो लेप लगाया हुआ रहता है दोस्तों फास्फोर का। किसका? फास्फोर का। चलिए आगे बात करते हैं। सूर्य में होने वाले ताप नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? सूर्य में होने वाले जो ताप होता है उसमें नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? तो वो है आपका दोस्तों कार्बन। क्या है? कार्बन। चलिए आगे बात करते हैं। लेक लांसे सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैथोड और एनोड के रूप में लेक लांसे सेल में जस्ते
और कार्बन की क्षार, जस्ता की क्षार और जिंक की क्षार और कार्बन की क्षार का प्रयोग किया जाता है लिंकलांसे द्वीप में कैथोड और एनोड के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली जो रंगीन गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? तो वो होती है बहुत हानिकारक गैस होती है दोस्तों, उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? तो सबसे अधिक होता है आपका दोस्तों अल्ट्रावायलेट रे के कारण। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे के कारण पृथ्वी ग्लोबल इफेक्ट में सबसे ज़्यादा गर्म हो जाती है। नेक्स्ट, मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का मान कितना होता है? तो 18 डिग्री से 22 डिग्री होता है दोस्तों, 18 डिग्री से 22 डिग्री होता है। ठीक है, उपयुक्त रेस्ट के लिए, मानव आराम के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है लाल रंग के गुलाब को हरे में देखने पर वो कैसा दिखाई पड़ेगा? तो अगर लाल रंग के गुलाब को अगर हरे में देखिएगा तो वो काला दिखाई पड़ेगा दोस्तों। क्या पड़ेगा? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल और बेरिलियम का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है भारी जल और बेरिलियम का। भारी जल और एक चीज़ और भी प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम है? ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट, भारी जल और बेरिलियम। ठीक है, किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। आगे बात करते हैं कि साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये है कहाँ? ठीक है, एक ये लेबोरेटरी है, वो है कहाँ? तो कलकत्ता में है दोस्तों। कहाँ है? कलकत्ता में। सनी के रिंग्स का खोज किसने किया था? सनी के जो ये रिंग्स हैं उसकी खोज किसने की थी? वो की थी गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कोल गैस किसका मिश्रण होता है? तो कोल गैस जो होता है दोस्तों वो आपका हाइड्रोजन प्लस मीथेन का मिश्रण होता है, कोल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लाल लेड, ठीक है, लाल लेड का रासायनिक नाम क्या होता है? तो लाल लेड का रासायनिक नाम होता है ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावड़ अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के इंजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिला देंगे तो वह पावड़ अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के इंजन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो होता है दोस्तों आपका ईथर या बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और ईथर का आप जान रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका किया जाता है इथाइल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है सुगंधित पदार्थ को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार है? तो वो है आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र में देने के लिए जो भारत में पुरस्कार होता है वो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है दोस्तों। ठीक है, चलिए आग लगाने वाला नंबर में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है? तो मुख्य पदार्थ होता है दोस्तों नेफ्थनेट पामिटेट। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से पढ़िए। आग लगाने वाला नंबर में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है? तो वो होता है आपका दोस्तों नेफ्थनेट पामिटेट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो उसमें आपका प्रयोग किया जाता है नियोन गैस का। ठीक है, नियोन गैस का, जो कि एक नोबेल गैस है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जो जर्मन सिल्वर होता है वो मिश्रण किसका होता है? तो वो होता है आपका जस्ता और निकेल का, यानी जिंक और निकेल का मिश्रण होता है, जिंक और निकेल का। चलिए आगे बात करते हैं। गन्ने के चीनी के संयोग से बनी होती है क्या? गन्ने के चीनी के संयोग से बनी होती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। किससे बनी होती है? किसके संयोग से बनी होती है गन्ने की चीनी? वो होती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और लाइक करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छा लगा तो, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। सुजय एजुकेटर करके हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।